हेलो फ्रेंड्स। आज हम 24/12/2021 का सीटेट का जो मैथ्स का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न था जो 31 नंबर अर्थात मैथ का जो पहला प्रश्न था वो था राधा मनीष राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते हैं। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने जोड़ने होंगे। तो सीधा सा प्रश्न इसमें देखना है आपको कुल कितने लोग हैं। तो राधा मनीष राजेश और आशा टोटल 4 लोग हैं। कंचे हमारे कितने हैं 137 है। हमको समान संख्या में कंचे चाहिए। तो समान संख्या में कंचे होने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी संख्या होना चाहिए वो 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए अर्थात 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम 137 को 4 से भाग दे देंगे। 137 को अगर आप 4 से भाग देंगे तो देखेंगे शेषफल कितना आ जाएगा। शेषफल आएगा 1। शेषफल आएगा कितना, शेषफल आएगा 1। क्यों, क्योंकि 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16, शेषफल 1। अर्थात और कितना प्लस करने पे वो 4 से कट जाएगा, 1 है और 3 अगर ऐड कर देंगे तो वो 4 से कट जाएगा। क्योंकि अगर 3 ऐड कर देंगे तो 137 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। 140 हो जाएगा तो हमारा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, सबको बराबर मिल जाएगा। तो हमें 3 और ऐड करना होगा। तो अर्थात हमारा आंसर होगा 3, अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का हो जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। तो विषम भिन्न किसको बोलते हैं, विषम भिन्न बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर अर्थात अंश जो हो वो हर से ज्यादा हो। सम भिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें अंश ज्यादा हो हर कम हो। और विषम भिन्न किसको बोलते हैं, जिसमें अंश ज्यादा हो और हर कम हो। अर्थात सम बोलते हैं जिसमें अंश कम हो हर ज्यादा हो, और विषम किसको बोलते हैं, जिसमें अंश ज्यादा हो और हर कम हो। तो हमारा देखिए इसमें क्या है, अंश कम है तो ये तो सम भिन्न है। इसमें भी अंश कम है। ऑप्शन 3 में क्या है, अंश जो है वो ज्यादा है हर कम है अर्थात, और दोनों में 1 और 2 इन दोनों में ऐसा ही है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें 4 है, 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं तो ठीक है, ये वाला तो अंश ज्यादा है। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में अंश 1 है, वो 8 से कम है। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 27,720 के अभाज्य गुणनखंडों का योग बताना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों का योग हमें बताना है, सीधे हम देख लेंगे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से। तो अगर हम फैक्टर निकालेंगे 27,720 का तो वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 2 2 2 3 3 5 7 11। तो हमें क्या करना है, इन सब का योग निकालना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इन सबको एक एक बार ही लेना है, जो डिफरेंट नंबर्स है उनको एक बार ही लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। तो 2 और 3 5 और 5 10 7 17 और 11 28। दो कितने भी बार आए हमें एक ही बार लेना है। तो 2 और 3 5 5 10 7 17 और 11 28 हमारा आंसर होगा 28। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, इंग्लिश में प्रश्न देखिए, हिंदी में आप कंफ्यूजन कह रहा है सम ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। अगर डिफरेंट नहीं करता तब हम 2 को जितने बार है उतने बार डिफरेंट प्राइम फैक्टर मतलब 2 कितनी भी बार आए अगर हमें उसको एक बार ही लेना है। 3 भी कितनी बार आए हमें केवल एक बार लेना है। तो इस हिसाब से हमने सबको 2 और 3 5 5 10 7 17 11 28। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर क्या कह रहा है, मोहन के पास कुछ टॉफियां हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, 1/4 भाग अकबर को, 1/6 भाग अंथनी को और 1/12 भाग चरणप्रीत को दे दिया। अभी भी दर्जन टॉफियां बची है उसके पास। मोहन के पास शुरुआत में कितनी टॉफियां थी दर्जन में। तो ये सीधा ऐड का प्रश्न है, जोड़ देंगे।
1/3, 1/4, 1/6 और 1/12 को जोड़ेंगे तो कुल कितनी हो गई। बाकी लोगों को इसने कितने दिए, इन सबको आप जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 4 + 3 + 2 + 1, इन सब का सम बट्टा 12, तो अर्थात 10/12, अर्थात इसको डिवाइड करेंगे तो 5/6, 5/6 तो उसने बांट दिया, तो उसके पास कितना बचा 1 - 5/6, तो डेट विल बी इक्वल टू 1/6, तो उसके पास 1/6 भाग बच रहा है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि उसके पास कितना बचा है, 1 दर्जन, मतलब 1/6 का मतलब है 1/6 का मतलब है 1 दर्जन, तो पूरे का मतलब कितना होगा 1 दर्जन, तो पूरे का मतलब कितना होगा 1/6 पार्ट का मतलब है 1 दर्जन, तो फुल 1 पार्ट का मतलब हो जाएगा 1 × 6 बराबर 6 दर्जन। अब आंसर हमें डजन में ही पूछ रहा है, ये ध्यान रखना है, नहीं तो गलती से आप 72 ढूंढने लगेंगे तो नहीं मिलेगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमागत प्रकृत संख्याओं का योगफल किस संख्या से सदैव विभाजित होगा। तो इसके लिए मैं कहूंगा आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी 3 क्रमागत संख्या ले लीजिए और देख लीजिए कि वो किससे कट रहा है। मान लीजिए मैं 2, 3 और 4 ही ले लिया, तो ये क्या आया 9 आया, ये किससे कटेगा, किससे निश्चित रूप से कटेगा 3 से कटेगा। कोई और ले लीजिए अगर आपको फिर भी डाउट है, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो 18 आया, ये भी किससे कटेगा 3 से कटेगा निश्चित रूप से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न सीधा 6 अंकों की संख्या है, वो किससे 11 से विभाज्य है, और 5 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य है, तो x + y बटा x - y का मान बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, क्या है 24,678x, क्या दिया है 24,678x, तो ये किससे विभाज्य है 11 से विभाज्य है, तो हमें क्या मालूम होना चाहिए, ये किससे विभाज्य है, ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, एक एक छोड़ के इधर से स्टार्ट करके हमें सम लेना है, तो यहाँ तो x है, एक छोड़ेंगे तो 7, x + 7 और फिर एक और छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा +4, कितना आ गया x + 11। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा अब स्टार्ट कीजिए, जो नहीं x + 7 और 4 तो हम ले लिया, अब 8 और 6 और 2, 8 6 14 और 2 16, तो वो कितना आ गया 16। अब ये दोनों संख्या, ये आया x + 11, एक ये आया ये आया 16, अब इन दोनों का हम अगर सब्ट्रैक्शन लेंगे तो वो कितना आ जाएगा 16 - x - 11, कितना आया 5 - x। तो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो भी ये सम और विषम का योग आएगा, ये या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल, 11 से कटना चाहिए, तो इसको 0 होने के लिए x का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, इसको 0 करने के लिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 5 होना चाहिए, तभी 5 - 5 0 होगा, तो हमारा x आ गया 5। ठीक है, अब अगला प्रश्न का पार्ट क्या था, 36 से 71y, ये 9 से विभाज्य, ये किससे है 36 से 71y 9 से विभाज्य है, 36 71y 9 से विभाज्य है, 9 से डिविजिबल। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम है सीधे जोड़ दीजिए, 9 से कट रहा है तो वो संख्या पूरा पूरा कटेगा, अंकों को योग कर देना है, 6 3 9 7 16 1 17, कितना आ गया 9 7 16 और 1 17 आ गया। ठीक है, अब कितना, इधर अगर क्या रहने से 17 में क्या जोड़ेंगे तो वो 9 से कट जाएगा, तो अगर 1 रहता तो 17 1 18 9 से कट जाता, तो यहाँ क्या आ जाएगा y का वैल्यू आ जाएगा 1, तो इसलिए y का वैल्यू आ गया 1,
अब क्या कह रहा है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई का मान बताना है। तो x का मान हमारा कितना आया था, 5 आया था। 5 जोड़े 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा, 6/4। 6/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 6, 2 दूना 4, 3/2। हमारा आंसर क्या होगा, 3/2, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न देखिए, अलग को छाटना है, अष्टफलक को, घन को, चतुर्पार्श्व को, पंचभुजाकार प्रिज्म को। तो देखिए इसमें अष्टफलक है, उसमें कितना साइड होता है, 8 साइड होगा। और हमारा घन है, घन में कितना साइड होगा, 6 साइड होगा। टेट्राहेड्रन में भी कितना, मतलब तीनों में हमारा कितना है, सम साइड की जो है, साइड का संख्या है वो सम है। केवल पंचभुजाकार प्रिज्म जो होता है इसमें साइड का संख्या होता है 7, जो कि विषम है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे आगे क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमें वर्ग आयत इन सब का प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। समचतुर्भुज के भी काटते हैं, पतंग के भी काटते हैं, लेकिन आयत के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो सीधा बात है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज व्हाट, एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड। तो अगर मान लीजिए हम क्या कर दें, साइड को डबल कर दें, टू टू 2x कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2x इंटू साइड इंटू साइड 2x, डबल मतलब 2x, कुछ भी ले सकते हैं। तो 2 इंटू 2 4x², कितना हो जाएगा, 4x²। तो बेसिकली ये कितना गुना हुआ, ये हुआ 4 गुना। एरिया कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुने 2 4 गुने। अगर भुजा 3 गुना कहेगा तो 3 गुना 3 9 गुना हो जाएगा। सीधे आपको गुना कर देना है। तो ऑप्शन होगा 4 गुना, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, बिस्किट के एक छोटे आकार का पैकेट का आकार 12 सेंटीमीटर 5x3 है। एक थोक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेज को बड़े बक्से में पैक करना चाहता है। बड़े का डायमेंशन दिया गया है, छोटा एक छोटे पैकेट का दिया गया है। इस बक्से में कितने बिस्किट के पैकेट आ सकते हैं, जो भी इस तरह का प्रश्न हो, बड़ा वाला जो भी मेजरमेंट वाला साइज है उससे छोटे वाले को डिवाइड कर देना है, बस यूनिट का ध्यान रखना है। यहाँ देखिए, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ मीटर, यहाँ मीटर, सेंटीमीटर, इन दोनों मीटर को सेंटीमीटर में बोलेंगे, बदलेंगे। 0.5 मीटर को कितना, 0.5 मीटर, 0.5 मीटर को बदलेंगे कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर बराबर 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, दैट विल बी इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। ऐसे ही 0.25 को मीटर को चेंज करेंगे, गुना कर देंगे, 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 100, वो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब हमारे सारे यूनिट सेम, अब सीधे डिवाइड कर देना है। 50 गुने 25 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पैकेट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ पैकेट्स हो जाएगा 50 गुने 25 गुने 18, कितना था, 18 था या 18 डिवाइडेड बाई 12 गुने 5 गुने 3, ये कितना आ जाएगा, काट देंगे सीधे, 12 25 60 हो जाएगा। तो यहाँ 180 हो जाएगा, इनको गुना करके आप सीधे 3 से 6 पे कट जाएगा, 5 से 10 पे, 6 दहा के 60 आ गया, और 120 125 के आसपास जो आंसर होगा वो हमारा
होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो करने की मुझे जरूरत नहीं। आगे 41 क्या कह रहा है, किसी भाग का क्षेत्रफल क्या होता है। किसी भी भाग का, इसमें किसी पर्टिकुलर आयत वर्ग या ये नहीं कह रहा है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो। तो वो कह रहा है उसके परिमाप से सदैव ज्यादा होता है, तो नहीं, ये जरूरत नहीं है, परिमाप भी ज्यादा हो सकता है, क्षेत्रफल भी। सूत्र 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई, तो ये किसका, ये तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। हम यहाँ किसी पार्टिकुलर का बात नहीं कर रहे हैं, हम सबका बात कर रहे हैं। सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुना किया जाता है, नहीं, अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल अलग अलग होता है। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह का माप होता है। तो किसी भी प्रकार के क्षेत्रफल का बेसिकली मतलब ही क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं या किसी का भी क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो उसका बेसिकली मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो स्क्वायर के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में जो पार्ट आ रहा है, जितना सतह का माप है, उसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो होगा डी होगा, 4 होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 60 लीटर 750 मिलीलीटर दूध के समान आकार की 27 बोतलों में भरा जाता है, ऐसे 17 बोतलों में दूध की मात्रा निकालनी है। ठीक है, कि 27 बोतलों में भरा जाता है, कितने बोतल में, 27 बोतल में भरा जाता है इतने दूध को। तो पहला काम है हमारा यूनिट चेंज करना। 60 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो हमारा आ जाएगा 60 लीटर बराबर 60,750, 750 मिलीलीटर बराबर 60,750। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 27 से, क्योंकि वो कह रहा है इसको 27 बोतल में भरा जाता है। तो एक बोतल में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बोतल में कितना आ रहा है, भाग देना पड़ेगा। तो 27 दूनी 54 और 6 7 67, 27 दूनी 54, फिर कितना, 13, 135, 27 25 135, 2250 मिलीलीटर। फिर अब ऐसे 17 बोतल का पूछ रहा है, तो 17 को 2250 से आप गुना करके आंसर मिलीलीटर में निकाल देंगे। जो आंसर आएगा उसको 1000 से डिवाइड करके लीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 30 लीटर 250 ml आंसर आएगा। अब 43 में क्या कह रहा है, इसमें कौन सी संख्या लुप्त है वो बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, 0 1 1, फिर यहाँ क्या आ रहा है, 2 3। ध्यान से ऑब्जर्व करिए, ये सब, ये 3 कैसे आ रहा है, 1 जोड़ 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13। मतलब कोई भी दो संख्या ले रहे हैं, उसके उनको जोड़ देने से अगली संख्या मिल रही है। तो हमारा यहाँ पे संख्या क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 13 और 8 21। 21 देखते ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि सारे ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन में 21 दिया हुआ है पहला, तो आगे वाला करने का जरूरत नहीं है। अगर करना हो तो 34 और 55 जोड़कर निकाल लेंगे, 89, 21 और 89 हमारा ऑप्शन 4 होगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। मतलब तो 1 सेंटीमीटर का है, 30 रख सकती है, 30 गुना 1, 30 हमारा आयतन क्या आ गया, 30 आ गया। अब कह रहा है कि उसके पास एक घनाभाकार पासा है, पासा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है। तो आयतन क्या होता है, घन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, L × B × H। तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 × 1, ये आ जाएगा, ओनली 2 ही आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। कुल आयतन उसका कितना है, 30 है। तो अब पूछ रहा है कि ऐसा कितना पासा रख सकती है, तो हमें सीधे 30 से भाग दे देना है। 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 15 हमारा आंसर होगा। 15 ऑप्शन 3 होगा। अब अगला, अगला क्या कह रहा है देखिए, अगला कह रहा है कि चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात 1:5 है। ठीक है, तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात बताना है। तो देखिए क्या कह रहा है, चौड़ाई और परिमाप का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × लंबाई का परिमाप। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है,
पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये कितना आ जाएगा? क्या कह रहा है कि उनका अनुपात कितना है? किसका अनुपात दिया है? मान लीजिए चौड़ाई और परिमाप का मान लो अनुपात दिया हुआ है 1:5। मतलब अगर चौड़ाई ब्रेथ जो है बी जो है अगर एक्स है तो पेरीमीटर कितना है? तो 5x 5 गुना है, क्वेश्चन कह रहा है। अब हम पुटअप कर देंगे। 5x इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। बी कितना है? x है। तो हमारा कितना आ जाएगा? देखिए 5x इज इक्वल टू 2l प्लस कितना 2x। तो ये 5x माइनस 2x 3x इज इक्वल टू 2l। ठीक है, तो l कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाई l हो जाएगा हमारा 3x/2। l कितना हो जाएगा? 3x/2। सीधा बात है। अब हमारा l आ गया, b हमें मालूम ही था कि x। हमें किसका अनुपात बताना है? देखिए हमें अनुपात बताना है लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई हमारा है 3x/2 और डिवाइडेड बाई चौड़ाई है x। तो हमारा रेशियो हो गया 3x/3/2। ठीक है, कितना अनुपात हो जाएगा? 3/2। ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है कि गणित के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। 15 संतरों को केवल 3 बराबर पंक्ति में रखना चाहता है तो उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखने हैं? दूसरा पूछा कि 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हो, तो वह ऐसी कुल कितनी पंक्तियां बना सकता है? तो इस कथन के बारे में क्या सही है? तो बेसिकली टीचर क्या कर रहा है? टीचर पहले उससे सीधा सवाल पूछ रहा है कि 15 संतरों को 3 में विभाजित करना है, तो बताओ एक पंक्ति में कितना संतरा आएगा। दूसरे में वो क्या कर रहा है? उसी प्रश्न को पूछ रहा है लेकिन सब समस्या को थोड़ा घुमा के पूछ रहा है ताकि वो बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जान सके। तो इसके बारे में कथन सत्य क्या होगा? अध्यापक को जो है वो भाग संरचना के अंतर्गत आने वाले अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम शाब्दिक समस्याएं हैं उसका प्रारूप और उप प्रारूप का पूरा क्लैरिटी है। तो इसमें वो सही कर रहा है बच्चे से अलग अलग तरह से प्रश्न पूछ के। तो ये ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है या भाग पे आधारित है या 3 और 5 का पहाड़ा याद करवाना चाहता है, ऐसे ऑप्शन कभी नहीं होते। याद कराने वाला ऑप्शन तो कभी होगा ही नहीं। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? निम्न से क्या बुनियादी संख्यात्मक कौशल में वृद्धि के लिए सुझावित शिक्षा रणनीति नहीं है? कह रहा है कि संख्यात्मक कौशल में अगर वृद्धि करना है तो उसके लिए क्या सही रणनीति नहीं है? तो देखिए यूज ऑफ मैनिपुलेटिव, ये सब तो देखिए प्राइमरी लेवल पे क्या करना है, जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिकल से समझाना है वही सही तरीका है। तो ये फर्स्ट होगा। यूज ऑफ स्टोरीज ये भी होगा। मदर लैंग्वेज तो जरूरी है क्योंकि बच्चा अदरवाइज समझ नहीं पाएगा। दूसरा वाला नहीं होगा, पहले ही शुरू में ही उसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं देना है। तो ये प्राइमरी लेवल पे स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये हमारा 2 संख्यात्मक प्रश्नों का उपयोग, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, अब कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के आकृतियों की अवधारणा का परिचय देने के लिए आकृति के बारे में उसको बताना है। तो सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप क्या होगा? तो सबसे उपयुक्त क्रियाकलाप क्या होगा? किसी भी तरह का आकृति के बारे में अगर अवधारणा देना है तो प्रैक्टिकल रियल लाइफ से जुड़ा हुआ चीज उसको शेयर करना चाहिए। तो वो बोल रहा है कि या उस बच्चे से पूछना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चे को अपने चारों तरफ की भिन्न वस्तुओं से संबंधित अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर दिया जाए। तो यही ऑप्शन हमारा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि एक चार्ट पर आकृतियों के चित्रों को दिखाया जाए। नहीं, सीधे दिखाने से नहीं होगा, या बोर्ड पे बना के दिखाया जाएगी, इस तरह का ऑप्शन तो कभी नहीं होता है। बच्चों को विभिन्न आकृतियों की परिभाषा दिया जाए, सीधे थ्योरी देने से नहीं होता है। आगे इसमें कह रहा है कि कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है? क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिए, अविवेकी कलन विधि का विकसित करो। तो पहले ही कर रहा है अविवेकी, अविवेकी जिसमें बुद्धि न लगाए।
तो ऐसा कोई विधि तो बच्चे को सिखाना ही नहीं है और सिखाया भी नहीं जा सकता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो होगा ये पहले ही गलत होगा, बाकी ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन में आप सीधे देख सकते हैं कि सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, केवल देखने से पता चल जाएगा। अब कह रहा है राधा के पास 450 और सीना के पास 550। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है? टीचर ने क्या पूछा? सीना के पास राधा से कितना अधिक है। एक बच्चे को बोला गया, बच्चा उसे क्या कर दे रहा है? 450 और 550 को घटाने के बदले जोड़ दे रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो किसी भी वर्ड व प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में मूल कारण क्या होता है? बच्चा उस प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है, ठीक है, वो ठीक से समझ नहीं पा रहा है। तो पहला ऑप्शन तो पढ़ने की कौशल की कमी है, इस तरह का ऑप्शन तो हमेशा नहीं होगा। बच्चा समझता है कि इसमें से 550 में 450 घटाया नहीं जा सकता, ये भी गलत है। अगर 450 से 550 होता तो हो सकता था, तब अलग प्रश्न। बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बच्चा तो जानता है जोड़ना है घटाना। बच्चे ने अधिक शब्द को योग से संबंधित किया है, तो यही उचित उत्तर होगा। क्योंकि क्या है कि राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है, कितना धन अधिक है कह रहा है, मतलब उसने कितना अधिक अधिक वर्ड जो है उसको जोड़ने से रिलेट कर लिया है, इसलिए उसने योग कर दिया। तो ऑप्शन 4 होगा। अब अगला देखिए, कह रहा है स्थानीय मान की अवधारणा प्रस्तुत करने से पूर्व छात्रों को मूर्त सामग्री से गिनती और समूहीकरण क्रियाकलाप कराने चाहिए। इस प्रकार के क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? तो स्थानीय मान की अवधारणा करने से पहले उनको क्या करना है? मूर्त सामग्री गिनती और समूहीकरण। तो इस तरह का उद्देश्य क्या है स्थानीय मान की अवधारणा सिखाने के लिए? इसका तरह का उद्देश्य है स्थानीय मान प्रणाली में समूहीकरण और विनिमय को समझने में विकसित करना है। सीधा आंसर है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा। 52 क्या कह रहा है कि इन दो पूर्ण संख्याओं का योग जो होता है वो एक पूर्ण संख्या होता है। यह योग का कौन सा गुण कहलाता है? तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए कि दो नेचुरल संख्या को जोड़ के नेचुरल आता है, प्रकृत आता है, या दो सम जोड़ने पे सम आता है, विषय, या इस तरह का कुछ भी प्रश्न आए कि जोड़ने पे सेम में ही रह जाए, सम जोड़ने पे सम आए, या कुछ इस तरह का हो, तो यह योग का समवरक गुण बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अर्थात हम उन दो प्रकार की संख्याओं को जोड़ रहे हैं एक प्रकार की, और वो उसी में रह जा रहा है, सम जोड़ने पे सम रह रहा है, प्रकृत जोड़ने पे प्रकृत रह रहा है, पूर्ण जोड़ने पे पूर्ण रह रहा है, तो ये हमारा समवरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। अगला क्या कह रहा है? बेन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद संपूर्ण चिंतन है। क्यों? सबसे पहला महत्वपूर्ण पद क्या है? संपूर्ण चिंतन है। क्यों? ज्योमेट्री के सब समझाने के लिए, क्योंकि यह आकृतियों के विश्लेषण और दृष्टिकरण कौशल को विकसित करने का आधार है, ठीक है। तो देख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए। वो कह रहा है कि क्या पहला स्टेप है ज्योमेट्री सिखाने में? होलिस्टिक थिंकिंग जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो निश्चित रूप से ज्यामिति में आपको सोचना है, क्योंकि यही होलिस्टिक थिंकिंग जो है ये मूल आधार है। शेप को कैसे एनालाइज किया जाए, कैसे विजुअलाइजेशन स्किल डेवलप किया जाए, तो ये हमारा ऑप्शन 1 होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक अध्यापिका अपने छात्रों को कोई भी 4 अंक उपयोग करके एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कहती है, बशर्ते उसे 5 को इकाई के स्थान पर नियत करना होगा। वो क्या कह रही है कि 4 अंकों का कोई भी 4 अंक प्रयोग करके एक 4 अंकों को सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए कह रही है। क्या कह रही है? 4 अंक प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है, जिसमें 5 निश्चित इकाई स्थान पे फिक्स कर दिया गया है। तो वो संख्या क्या होगा? पहले आप सोचिए, वो संख्या क्या होगा? 9 हम ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, और लास्ट में 5 फिक्स है। तो ये तो हमारा फिक्स संख्या होगा, क्योंकि वो कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो इससे बड़ी अलग अलग प्रकार की संख्या तो बन नहीं सकती है, ठीक है। कोई भी 4 अंक प्रयोग करके बनाना है तो हम सबसे बड़ा ले रहे हैं 9, 8, 7, और इकाई स्थान पे फिक्स है। इससे बड़ा 4 अंक का कोई संख्या हो नहीं सकता है जिसके इकाई स्थान पे 5 हो। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ये क्या है? ये तो फिक्स आंसर है, निश्चित उत्तर इसका आ रहा है। तो ये को किसका उदाहरण है? यह नियतकालिक प्रश्न का उदाहरण है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है।
ओपन एंडेड कब होता है? जब एक से ज्यादा आंसर हो सकता था। तो ये हमारा ऑप्शन 2 होगा। अब डिन्स ब्लॉक का कह रहा है दशमलव का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा अति उपयुक्त है? तो दशमलव को उपयोग करने के लिए ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर पे हम ज्यादा अच्छे तरीके से दशमलव को दिखा सकते हैं। बाकी संख्याएं जो भी दी गई हैं, डिन्स ब्लॉक संख्या सारणी, ये सब दशमलव के लिए सबसे उपयुक्त नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा कथन उचित है गणित से संबंधित? गणितीय समस्याओं का हल निर्धारित पाठ्यक्रम में दी गई कलन विधियों द्वारा करना चाहिए। तो इस तरह का कोई भी ऑप्शन है कि केवल पाठ्य पुस्तक में दिए गए विधि से करना है, वो उत्तर नहीं होगा। हमें बताना है कौन सा कथन उचित है। दूसरा कह रहा है गणित केवल संख्याओं और संख्या की अवधारणा के बारे में। गणित केवल संख्या के बारे में, तो नहीं, केवल संख्या के बारे में नहीं। तीसरा है गणित के प्रश्न समस्याओं का हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो गणित के अगर हम प्रश्न हल करते हैं तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। तो ये ऑप्शन ठीक है, केवल सी होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? एक बस संख्या 405, बस का एक नंबर है। बस का नंबर क्यों दिया जाता है? ताकि लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि हमें इस बस में जाना है। ए से स्थान बी से के बीच चलती है। अब इस प्रकार का जो 405 है, ये वास्तव में क्या है? तो इस तरह का प्रश्न आएगा। तो इसमें 405 का और कुछ मतलब नहीं है, इसका कुछ वैल्यू नहीं है। ये केवल एक बस को नंबर दिया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए। इस तरह की संख्या को नामित या अंकित संख्या बोलते हैं। तो ये ऑप्शन 4 होगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? अशुद्धियां अधिगम का एक आवश्यक अंग है। यह क्या करती हैं अशुद्धियां? अगर एरर है, मिस्टेक कोई करता है बच्चा, तो ये टीचिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अवसर देता है। अगर बच्चा एरर करता है, तभी मिस्टेक करता है, तभी आप समझेंगे कि वो क्या मिस्टेक कर रहा है और किस लिए मिस्टेक कर रहा है। तो टीचर या छात्र दोनों अगर अपनी अशुद्धि का विश्लेषण करेंगे और ज्यादा अच्छे तरीके से समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। तो ऑप्शन 2 होगा। असत्य है ये तो होगा नहीं, सत्य है क्योंकि गणित अध्यापक कुशल नहीं है। इस तरह का ऑप्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, अब और चौथा ऑप्शन था कि असत्य है क्योंकि अधिगम में विशुद्धता चाहिए। नहीं, बिना सीखे पहले ही विशुद्धता कहाँ है? विशुद्धता आने के लिए तो लगातार प्रैक्टिस करके ही आएगा। 59 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूप रेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य क्या है? गणित अधिगम के लिए उच्चतर हाइयर उद्देश्य क्या है? तो हाइयर उद्देश्य ये है, समस्या हल करने में बचे नहीं, समस्या हल करना हाइयर उद्देश्य नहीं है। रोजगार वाला व्यस्क बनाना नहीं, ऐसा ये उद्देश्य भी नहीं है। बच्चे के मस्तिष्क का गणितीकरण करने के लिए उसके आंतरिक संसाधनों का विकास करना। बड़ा उद्देश्य क्या है? कि उसके मस्तिष्क का गणितीकरण हो, वो ज्यादा अच्छे तरीके से किसी भी समस्या को सॉल्व कर पाए। तो ये हमारा ऑप्शन 3 होगा। अगला 60 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति कहता है कि गणित में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अच्छी होती हैं। इस दावे के लिए कौन से आंकड़े सहायक होंगे? तो कोई भी दावा करने के लिए हमारा जो प्रूफ होना चाहिए वो काफी सॉलिड होना चाहिए। तो पहला कह रहा है समुदाय के अनानिक व्यक्तियों की राय लेना। ये नहीं होगा, क्योंकि राय लेने से क्या होगा? जिनसे हम राय ले रहे हैं उनका ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है। दूसरा, कक्षा में एक परीक्षा लेना और लड़के और लड़कियों द्वारा प्राप्त अंक की तुलना करना, नहीं, ये भी सही तरीका नहीं। हम पूरे लड़के या लड़की के लिए बात कर रहे हैं, तो केवल 2-4 लोगों या 10-20 लोगों की तुलना करके हम नहीं कर सकते। और प्राप्तांक तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है किसी भी चीज को 100% कहने के लिए। चौथा, घर और विद्यालय में उसके पूर्व अनुभव, नहीं, इतने छोटे लेवल पे हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जेंडर और गणित के क्षेत्र में विविध शोध अध्ययन, हाँ ये होगा। जेंडर के बारे में, गणित के बारे में अलग अलग शोध अध्ययन करके अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे तो वो कुछ हद तक सही होगा। वो भी 100% होगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन 4। थैंक यू। और